प्यारे बच्चों, इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परोक्ष कारण क्या थे, यानी कि मौलिक कारण क्या थे, और आज अब हम पढ़ेंगे कि इसके तात्कालिक कारण क्या थे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था पिक्चर लेक्चर में कि बारूद का ढेर कैसे तैयार हुआ, और अब आज हम पढ़ेंगे कि भाई उसमें चिंगारी कैसे लगी। ठीक है, तो परोक्ष कारण मतलब बारूद का ढेर और तात्कालिक कारण मतलब चिंगारी। मैंने पहले जो घटनाएं डिस्कस की थी वो घटी, उनके साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी बेटे जिन्होंने तात्कालिक रूप से अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले जो घटना घटी वो क्या हुआ, वो है स्टाम्प अधिनियम 1765। ब्रिटिश सरकार, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई वो सप्तवर्षीय युद्ध में हार गए थे, है ना। और युद्ध क्या होता है, युद्ध में जन और धन दोनों की हानि होती है ना। तो जन की हानि को तो किसी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन धन की हानि को जो है सरकार अक्सर टैक्स लगा करके क्या करती है, पूरा करती है। टैक्स बढ़ा करके पूरा करती है, टैक्स लगा करके पूरा करती है। तो ब्रिटिश सरकार ने भी यही रास्ता अपनाया और उसने ये टैक्स जो है ये धन वसूलना चाहा उपनिवेशों की जनता से, अमेरिकी उपनिवेशों से उन्होंने धन वसूलना चाहा। और लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका वासियों को ब्रिटेन वालों से कोई भी सहानुभूति नहीं थी, तो वो किसी भी तरह की सहायता देने के लिए जो है, किसी भी तरह की आर्थिक सहायता के लिए तैयार नहीं थे ब्रिटेन वालों की। तो क्या किया कि जो अमेरिकी प्रधानमंत्री थे ग्रैनविल, ठीक, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, सॉरी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्रैनविल। ठीक है, उन्होंने 1765 में संसद में, ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट, ठीक है, या स्टाम्प अधिनियम पारित कराया। इस अधिनियम अमेरिका में, इसके अनुसार क्या होता था, अमेरिका में सभी कानूनी और सरकारी दस्तावेजों पर, ठीक है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते थे उन पर क्या था, उन पर एक निर्धारित शुल्क जो उन्होंने निर्धारित किया था, उस निर्धारित शुल्क का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि भाई रजिस्ट्री के समय स्टाम्प लगते हैं ना, कुछ निर्धारित स्टाम्प, कुछ निर्धारित उसके मूल्य के स्टाम्प लगते हैं, आपने देखा होगा ये। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि भाई जो जितने भी सरकारी और कानूनी और सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें एक निर्धारित शुल्क का स्टाम्प जो है लगाना अनिवार्य कर दिया। अब सरकार ने जो ये कदम उठाया था बेटे, ये उठाया था अपनी साम्राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए। ठीक, उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया था कि साम्राज्य की आय में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। लेकिन अमेरिकी वासी स्टाम्प के रूप में या किसी भी अन्य के रूप में किसी भी तरह का वह कर देने को तैयार नहीं थे। तो अमेरिका वालों ने एक स्वर में जो है इस एक्ट का विरोध किया। ठीक, स्टाम्प एक्ट का विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि उस वक्त तक क्या था कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो उन्होंने ये नारा दिया कि चारों ओर से ये आवाज़ें आने लगी, ये नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं,
तो कर नहीं, यानी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्योंकि जो अमेरिका की जनता थी उनकी ये धारणा थी, उनकी ये बहुत गहरी धारणा थी कि भाई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ठीक, और इस स्टाम्प एक्ट का जो 1765 में लगाया गया था, सभी अमेरिकी उपनिवेशों में बहुत कड़ा विरोध हुआ। ठीक, तो स्थान स्थान पर जो है लोग क्या करने लगे, स्थान स्थान पर लोग विद्रोह करने लगे और इसके लिए जो है, इसके विरोध के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, तो इसमें जो है सारे के सारे जितने भी उपनिवेश थे वहाँ सब लोग जो हैं इन जनसभाओं में भाग लेने लगे। तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि भाई अब जो है क्रांति के लिए जनता जो है क्या हो गई है, कृत संकल्प हो गई है जनता जो है बहुत। तो अब जब ये होने लगा कि भाई स्थान स्थान से लोग आकर के जो है जनसभाएं करने लगे हैं, तो सरकार को ये भय सताने लगा कि भाई अब तो ये लोग क्रांति करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिर क्या किया गया कि 1766 में स्टाम्प कर अधिनियम वापस ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब स्टाम्प कर अधिनियम वापस ले लिया गया, लेकिन समस्या तो जो की थी उस ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़ी थी कि धन तो लेना था। तो फिर उन्होंने 1767 में, यानी कि 1767 में आयात कर अधिनियम ये पारित किया। ठीक है, यानी आयात कर अधिनियम यानी इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट। ठीक है, ये अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा क्या था कि कागज, चाय, शीशा और रंग, ठीक है, इसमें अमेरिका में इस पर आयात कर क्या कर दिया गया, इस पर आयात कर लगा दिया गया। अब इसका भी भाई स्वाभाविक रूप से अमेरिका वालों को तो पसंद आ ही नहीं रहा था आंतरिक नीति में हस्तक्षेप, तो इसका भी सर्वत्र जो है विरोध होने लगा। ठीक है, उनको ये लगा कि जो हमारी मौलिक स्वतंत्रता है, अमेरिका वासी कह रहे थे जो हमारी औपनिवेशिक मौलिक स्वतंत्रता है उसका हनन है। ठीक, तो 1770 में जो है तब तक प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक, तो अमेरिका के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, कागज और शीशे पे से जो है आयात कर हटा दिया। ठीक, लेकिन इस कागज और शीशे से आयात कर हटा दिया, लेकिन जो है चाय पर यानी कि टी पर, चाय पर जो है आयात कर लगा रहने दिया गया। यही लॉर्ड नॉर्थ की सबसे भयंकर भूल थी, क्योंकि बात चाय या शीशे की नहीं थी। जब उपनिवेश वालों के लिए कोई चीज़ वस्तु विशेष की नहीं थी, बल्कि क्या था कि वो तो सभी वस्तुओं पर कर लगाने के, आयात कर के ही विरोधी थे। ठीक है, इसलिए जो है विरोध जो है क्या रहा, यथावत बना रहा। ठीक, इसलिए विरोध यथावत बना रहा और लोग जो हैं लगातार अपोज करते रहे। अब क्या हुआ कि इसी बीच जो है एक घटना घटी जो कि अमेरिका के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, और ये घटना है बोस्टन बंदरगाह की, यानी कि बोस्टन पोर्ट की। ठीक है, तो 1773 की बात है। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक नया अधिनियम बनाया। ठीक है, एक नवीन अधिनियम बनाया और अमेरिका में चाय बेचने के सारे अधिकार जो हैं
अमेरिका में चाय भेजने के सारे अधिकार दे दिए। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ, पहचान गए ना, ये वही कंपनी है जिसने भारत में भी पहले व्यापार के लिए आए और उसके बाद जो है अधिकार कर लिया। ठीक। तो अमेरिकी वासियों ने इनका भी विरोध किया इसका, और उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध जो है, इसका भी विरोध किया। और जो जहाज खड़ा हुआ था बोस्टन बंदरगाह पर, है ना, उसमें बलात् घुसे, उसमें ज़बरदस्ती घुस गए और उन्होंने क्या किया, लगभग 350 डब्बे चाय जो है वो समुद्र में फेंक दी। ठीक है। तो इस घटना से ब्रिटिश सरकार बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना था। अभी तक तो छिटपुट घटनाएं हो रही थी, है ना, और ये उनके लिए बड़ा अपमानजनक था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत ही अपमानजनक था। बेटे, ये वो लोग थे जिनका जो है सूरज कभी नहीं डूबता था, जो अविजित जिनकी सेना मानी जाती थी, है ना, तो इनके लिए तो ये बहुत। तो सरकार ने क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। ठीक, दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी और सारे के सारे उपनिवेशों में सैनिक शासन लागू कर दिया। ठीक है। सैनिक शासन क्या होता है, जबकि जो है सारे नागरिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, यानी कि अपनी जीवन रक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाता है, सैनिक शासन लागू कर दिया। और बोस्टन बंदरगाह को क्या कर दिया, व्यापार के लिए बंद कर दिया। और बोस्टन बंदरगाह जो है बोस्टन बंदरगाह एक बहुत व्यस्त बंदरगाह था और वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता था। तो सरकार की इस कार्यवाही से जो है क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं बेकार हो गए। अब जब ये बेकार हो गए तो क्या हुआ कि भाई अब जो है ऐसी स्थिति बन गई कि ये, जैसे कि ब्रिटिश सरकार को ये अपना अपमान लगा था कि भाई इन लोगों ने बलात् घुस करके हमारे ऊपर खुली चुनौती दी है, उसी तरह से जो है अमेरिका की जनता को भी ये अपना बहुत अपमान लगा कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया है, हमारा दमनात्मक कार्रवाई हमारे ऊपर शुरू कर दी है। तो अब जो है अवश्यंभावी था कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की जाए। तो क्या हुआ, अब जितने भी अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन सब की जो है फिलाडेल्फिया में वहाँ एक सभा आयोजित की गई। ठीक है। 1774 में फिलाडेल्फिया में एक सभा आयोजित की गई, जितने भी क्या कहते हैं कि उपनिवेश थे उन सब की। इस सभा में लेकिन उन्होंने सीधी खुली चुनौती या फिर ऐसे किसी संग्राम की बात नहीं की, बल्कि इस जो है सभा में ये कहा गया कि बातचीत के द्वारा जो है मामले को सुलझाया जा सकता है, कि भाई ब्रिटिश सरकार से बातचीत करें। उस वक्त जो है ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज, ब्रिटिश सम्राट जो था वो था जॉर्ज तृतीय। ठीक है। और प्रधानमंत्री जो थे वो था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक। और दोनों के दोनों जो हैं हठी थे, और उन्होंने जो है बातचीत, उन दोनों की हट के कारण जो है कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई। ठीक। जब बातचीत, तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई सम्राट ने, ठीक है, और प्रधानमंत्री ने, भाई जो इनके प्रतिनिधि थे, है ना, जो क्रांति के प्रतिनिधि थे, जो अमेरिका क्रांति तो नहीं कहेंगे, जो अमेरिका के प्रतिनिधि थे, वो बातचीत के द्वारा जो है चीज़ों को सुलझाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो है बातचीत से इनकार कर दिया, बातचीत से सुलझाने को मना कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने क्या किया कि कुएं को खाई बना दिया, है ना। अब क्या हुआ कि भाई अब जो है फिलाडेल्फिया में अब संघर्ष को कोई भी नहीं रोक पाता था। ठीक।
अब एक तो सरकार ने क्या किया कि एक तो राजा ने जो है बात करने से इनकार कर दिया, और दूसरा जो है उसने आदेश दिया अपनी सेना को कि सतर्क हो जाने का, सेना को आदेश दे दिया। तो जब ये एक तो बातचीत करने से इनकार किया, ऊपर से सेना को जो है सतर्क होने का आदेश दिया, तो इससे क्या हो गया, स्थिति बहुत गंभीर हो गई। लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक गंभीर चीज़ है ना। तो फिर सन 1776 में फिलाडेल्फिया में एक सभा फिर से आयोजित की गई। ठीक है, फिलाडेल्फिया में एक सभा जो है फिर से आयोजित की गई, और फिर जो है 4 जुलाई 1776 को सभी उपनिवेशों ने मिलकर के अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, और उन्होंने अपने इस नए राज्य को नाम दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में जो है स्वतंत्रता संग्राम था उसका श्री गणेश हो गया। स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हो गया, है ना। पता नहीं, हम तो श्री गणेश ही कहेंगे, पता नहीं उनका श्री जीजस हुआ होगा या जो भी कुछ है। स्वतंत्रता का बिगुल, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। ये युद्ध जो है बेटा तकरीबन 7 साल चला। ठीक, ये युद्ध जो है कितने साल चला, 7 साल चला। अमेरिका को भी जो है इतनी आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिली। 1776 से 1783 तक बेटे ये युद्ध चला। और इस युद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि इसमें फ्रांस ने भी हस्तक्षेप किया। ठीक है, फ्रांस ने किसके पक्ष में हस्तक्षेप किया, फ्रांस ने जो है अमेरिका के पक्ष में जो है इसमें भाग लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया था, है ना। तो इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था, तो इससे सुनहरा मौका फ्रांस के पास क्या था कि वो जो है इंग्लैंड से बदला ले सके। ठीक, तो अमेरिका के 13 उपनिवेश, है ना, उस वक्त तो उपनिवेश जो है शक्ति भी माने जाते थे। अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और इससे सबसे बढ़िया जो है, इससे बढ़िया बदला जो है इंग्लैंड से लेने का अवसर फ्रांस को कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अमेरिका की जनता ने फ्रांस से मदद मांगी, और फ्रांस ने क्या किया, तुरंत स्वीकार कर लिया। और 1778 में, यानी कि 1778 ईस्वी में फ्रांस ने अमेरिका के समर्थन में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है युद्ध की, ब्रिटेन के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब एक इतिहासकार हैं ट्रेवेलियन। ठीक है, ट्रेवेलियन इतिहासकार हैं, वो भी ये कहते हैं, और देखो हमको सामान्य समझ से ये समझ में आता है कि भाई फ्रांस का उद्देश्य कोई अमेरिका की सहायता करना नहीं था, है ना। इतिहासकार ट्रेवेलियन, ठीक है। तो भाई मैं जैसा कि मैंने कहा कि भाई इतिहासकार ट्रेवेलियन भी ये कहते हैं, और हमको भी एक बहुत आराम से समझ में आता है, बहुत आसानी से समझ में आता है कि फ्रांस का उद्देश्य जो है वो अमेरिका की मदद करना नहीं था। फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की मदद करना नहीं था। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था
ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करके अपनी सप्तवर्षीय युद्ध की हार का बदला लेना था। ठीक है, पहले पहले तो भाई ब्रिटेन की सेना जैसे अविजित थी और ये सब था, तो पहले पहले क्या हुआ कि पहले पहले तो बहुत बुरी तरीके से जगह जगह पे जो है अमेरिका की हार हुई। ठीक है, और प्रधान सेनापति जो हैं उसके, अमेरिका की सेना के जो प्रधान सेनापति थे भाई, है ना, जो उनके नेता थे जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना, उनको जो है देश छोड़ करके भागना तक पड़ा। इतनी बुरी तरीके से हार हुई कि जॉर्ज वॉशिंगटन को क्या करना पड़ा, अमेरिका छोड़ करके भागना भी पड़ा। लेकिन फिर जो है लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया, साहस से, कूटनीति से काम लिया, धैर्य से काम लिया। और फिर क्या हुआ कि फ्रांस की मदद से 1781 में यॉर्क टाउन, ठीक है, यॉर्क टाउन के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की भीषण पराजय हुई और ब्रिटिश सेना को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, और इस जीत से क्या हुआ कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिकी क्रांति के नेता थे, उनके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। ठीक, अब क्या हुआ भाई, युद्ध के बाद क्या होता है, युद्ध के बाद जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, संधि होती है। तो फिर क्या हुआ कि युद्ध में पराजित होने के बाद अब ब्रिटेन को मजबूर होकर के संधि वार्ता का प्रस्ताव रखना पड़ा। ठीक है, तो संधि वार्ता का प्रस्ताव रखना पड़ा, तो फिर युद्ध बंद हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों के मध्य जो है, ठीक, दोनों पक्षों के मध्य वर्साय में, ठीक है, यानी कि पेरिस में, वर्साय में 1783 में संधि हुई, जिसे कहा जाता है वर्साय की संधि। ठीक है, इस संधि की क्या क्या शर्तें थी? इस संधि के अनुसार जो है अमेरिका को, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है को नवीन राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, एक नए देश के रूप में इसको मान्यता दे दी गई। ठीक, और अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन के जितने भी उसके उपनिवेश थे, वहाँ पर ब्रिटेन का आधिपत्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, तो लेकिन फ्रांस, जिसने कि जो है बदले की भावना से बदला लेने के लिए अमेरिका का साथ दिया था, उसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, लेकिन संधि का ये फ़ायदा हुआ कि भाई क्या, एक नवीन राष्ट्र, विश्व के मंच पर एक नवीन राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।